स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एराइन्स में क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड हमारे कोर्स में बेसिकली यही है। इसी पर हमें एम्फेसिस देना है। पढ़ेंगे सबको, लेकिन हमें जोर इसी पर देना है, इसी टॉपिक को समझना है। समझ लो, मोनो हेलोजन कंपाउंड्स, मोनो हेलोजन कंपाउंड्स यानी जिनमें केवल एक हेलोजन एटम होता है। तो मोनो हेलोजन कंपाउंड्स को हमने आप देख रहे हैं तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है: प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्सरी एल्काइल हैलाइड। क्या मतलब है यहाँ पे आर से? आर का मतलब है यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एल्काइल ग्रुप मींस आर की जगह हो सकता है CH3, आर की जगह हो सकता है C2H5, आर की जगह हो सकता है C3H7, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, यानी कोई भी हो सकता है आर की जगह, कोई भी एक। तो ये जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है क्यों है? क्योंकि अब सिंगल साइड से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन है, ये Hc वाला, ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी हम समझ रहे हैं। अब यहां पर देखें, नेक्स्ट सेकेंडरी वाले में जिस कार्बन एटम से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। लेकिन यहां पर जिस कार्बन एटम से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो तीन एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तीनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे XCA क्या हो सकता है? Cl, Br, I, इनमें से कोई भी हो सकता है, FBr। तो ये यानी कि जो मोनो हेलोजन कंपाउंड से हमने उनको बेसिकली तीन भागों में बांट दिया: प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर हम CH3 लगा दें, यहाँ भी लगा दें, यहाँ भी लगा दें, या तीनों में CH3 लगा दें तो एक नया कंपाउंड ही बन जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड। हमें जनरल एग्जांपल से समझना है इसमें। लेकिन अब यहां से इस CH जो बॉन्ड है, CH बॉन्ड यानी C और इसके बीच में जो बॉन्ड है CX बॉन्ड, भाई यहां पे आपने R लगा दिया, यहां R लगा दिया, यहां R लगा दी, तीन तरफ से। तो CX बॉन्ड की जो नेचर के आधार पर हम इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। मोनो हेलोजन कंपाउंड्स को पता होना चाहिए, जैसे अभी हमने बताया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो यहां देखें, हमने यहां पर इनको CH3, CH2, CH2। अब ये जो हमारा कंपाउंड है, आप इसको दे रहे हैं, आप इसका नाम भी लिख सकते हैं IUPAC से भी। तो यहां पर ये जो हेलोजन है यानी क्लोरीन एटम है, ये कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है सिंगल साइड से। लेकिन यहां पर आप देखें, ये जो जिस कार्बन एटम से CH जुड़ा हुआ है उससे दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये सेकेंडरी। देखो यहां पर जिस कार्बन एटम से क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है उससे तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। हमको समझना है बेसिकली चीज क्या है, हर चीज के बारे में कंपाउंड का नाम पता होना चाहिए, कैसे क्या नाम है, ये सारी बातें छोटी छोटी भी आपको पता नहीं, इनको आप ढंग से समझते हुए चलेंगे। हालांकि इनका कोई आगे जाके यूज का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा इस पर। एलाइलिक हैलाइड्स, हेलोजन एटम बॉन्डेड विद कार्बन एटम। अब यहां पर जो हेलोजन एटम है कार्बन एटम से तो जुड़ा होगा, लेकिन आफ्टर बॉन्ड, अब इसे देखिए, इससे समझ में आएगा, ये दोनों कार्बन, लेकिन एक कार्बन बीच में आ गया, उसके बाद हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना। ऐसे यहां पर कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके बाद जो कार्बन एटम है उससे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, यानी जो हेलोजन एटम है उस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, जिसके बगल वाला जो कार्बन एटम है उसमें डबल बॉन्ड है। ऐसे ही आप यहां देखें, इस कार्बन एटम से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, क्लोरीन हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, इसके साथ जुड़ा हुआ है हेलोजन एटम, इसके डबल बराबर में क्या है? डबल बॉन्ड है। यहां देखें आप, यहां पर ये C है, यहां पर भी एक, यहां पर एक C होगा, एक यहां पर C होगा। अब आप इसके बगल वाला यहां जो कार्बन एटम होगा उससे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, यहां पे हम लिख, ठीक है ना, उसके बगल वाले उससे कार्बन एटम यहां जुड़ा हुआ है, ये हमें समझना चाहिए। तो इनके नाम भी हमने लिख दिए, लेकिन नाम से ज्यादा जरूरी है कि हम इनका ये समझें कि एलाइलिक हैलाइड्स क्यों हैं। मतलब इनमें जो हेलोजन एटम है वो उस कार्बन एटम से जुड़ा होता है जिसके बगल वाला जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब यहां देखें बी में, जब कार्बन एटम जो हेलोजन एटम है उस कार्बन एटम से जुड़ा हो जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, यानी ये CH जो बॉन्ड है
यानी ये वाला जो कार्बन एटम है ये कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं एराइल हैलाइड्स व्हेन हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में तो आप जानते हैं लगातार अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, इस वाले का हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। नाम तो आप धीमे धीमे सीख ही जाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। शुरू से आपको सब ये याद करते हुए चलना है। आयोडोबेंजीन, ये क्या हो जाएगा, क्लोरोटॉल्यूइन। ऑर्थो पोजीशन पर Cl लगा हुआ है, तो यहां से देखें, यहां पर ये हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये पोजीशन पहले से एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये ऑर्थो मेटा पैरा, इधर से ऑर्थो मेटा पैरा दोनों तरफ। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरोटॉल्यूइन। ऐसे इसका हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो टॉल्यूइन। क्योंकि ये जो है इतना जो कंपाउंड है, इतना दिस इस तरीके से अगर बेंजीन रिंग है और इसमें CH3 लगा हुआ है तो हम इसे कहते हैं टॉल्यूइन। अब नेक्स्ट देखें विनाइलिक हैलाइड्स। इसमें क्या होता है, जो देख रहे हैं ये वाला जो कार्बन एटम है अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 संकरण वाला हाइब्रिडाइजेशन को या संकरण को हम पहले पढ़ चुके हैं, 11th में बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने। तो वहां से समझे कि ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ पर ये है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ये जो कार्बन एटम है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यानी जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसका नाम क्या, 1 ब्रोमो, इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 1 इन। तो आप इसी तरह से नंबर कर सकते हैं, 2 3 4 5 6, 1 ब्रोमो साइक्लो हेक्सीन। अब यहां पर मान लीजिए अगर जो कार्बन एटम है केवल sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो उसमें जो हैलोजन एटम है ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से एक साइड से जुड़ा हुआ, जैसे इसका नाम है ब्रोमोइथेन, इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो प्रोपाइन। नाम की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें इसको क्लासिफिकेशन को गौर करना चाहिए। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं, अभी बताएंगे इसे हटा के, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। हिंदी में कहते हैं समावयवता। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको मैं एक बार फिर रिकॉल कराऊंगा कि यहाँ पे कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी इसकी। समावयवता किसे कहते हैं, आइसोमेरिज्म, RIS। इसको अभी हम बताएंगे इस टॉपिक के साथ ही। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं समावयवता। समावयवता कौन सी, जो हेलो एल्कीन्स में पाई जाती है। हेलो एल्केन्स में कितने प्रकार की समावयवता हो सकती है हेलो एल्केन वाले यौगिकों में। फिलहाल हम यहाँ पे ये भी बताएंगे आपको कि हेलो एल्केन्स में कितने प्रकार की समावयवता होती है। साथ ही साथ हम आपको एक बार रिवीजन टाइप करवाएंगे कि समावयवता हम किसे कहते हैं और इसको किस प्रकार क्लासिफाइड वर्गीकृत किया गया है, कितने भाग होते हैं इसके, ये भी बताएंगे। और हेलो एल्केन्स में समावयवता कितने प्रकार की होती है वो भी इसमें लेंगे। सबसे पहले समावयवता किससे कहते हैं, देखिए कोई कंपाउंड है, अगर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है लेकिन उसके स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग है, तो वो जो अलग अलग स्ट्रक्चर फार्मूला है दे आर नोन एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एंड ये फिनोमेना, ये जो गुण है उन यौगिकों का, ये कहलाता है आइसोमेरिज्म। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप समझना जरूरी है इसे। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको अंडरलाइन कर दिया, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, ये हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया था 11th में कि स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर नोन एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। एंड सच फिनोमेना, और ये जो गुण हैं आइसोमेरिज्म यानी समावयवता कहलाता है। तो अब इस चीज को हम यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन करेंगे। तो आइसोमेरिज्म समझ में आ गया होगा, तो किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला, या इसको समझना है।
मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है लेकिन उसके स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग है। जब स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग होते हैं तो कंपाउंड भी अलग अलग कहलाते हैं। तो कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर नोन एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और ये फिनोमेना, ये जो गुण है, दिस फिनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अब हेलो एल्केन्स में सबसे पहले टाइप की जो आइसोमेरिज्म है या समावयवता पाई जाती है उसे हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं, यानी चेन आइसोमेरिज्म। अब देखिए ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, हमें समझना जरूरी है, समझते हुए करना है, रटना नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये जो है यहाँ पे C4H9Cl ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और यहाँ पर जो हमने इसके नीचे दो बना दिए ये इसके स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाएंगे, क्योंकि ये बता रहे हैं कि डिफरेंट कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स एंड हेलोजन एटम आपस में एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड है। लेकिन जब ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला है तो इसका नाम है 1-क्लोरोब्यूटेन और यहाँ पर इसका नाम है 1-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन, यानी ये दोनों कंपाउंड स्ट्रक्चर फार्मूला बदलने पर चेंज हो गए, यानी इनके गुण और इसके गुण भी अलग अलग होंगे। तो जब हम एक ही फार्मूले से दो यौगिकों को प्रदर्शित कर सकते हो, ऐसे भी कह सकते हैं जब हम एक ही सूत्र को दो या दो से अधिक यौगिकों, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम दो या दो से अधिक यौगिकों को प्रदर्शित करते हैं तो ये जो गुण है समावयवता कहलाता है। अब यहाँ पर हमसे श्रृंखला समावयवता क्यों कह रहे हैं भाई, यहाँ पर तो Cl स्ट्रेट चेन में, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रेट चेन में Cl यहाँ भी ऐसे लगा हुआ है, लेकिन एक एल्काइल ग्रुप ये आप देख रहे हैं CH3 ये साइड में लग गया, एक इसने श्रृंखला बना ली, एक इसने चेन बना दी, बाकी सब सेम है लेकिन एक एल्काइल ग्रुप ने साइड चेन में लग गया। अगर हम इसको नाम दें तो नाम देने का IUPAC मेथड पढ़ा हुआ है पहले से। तो 1-क्लोरोब्यूटेन एक नंबर पर Cl लगा हुआ है, 1 2 3 4 ब्यूटेन 1-क्लोरोब्यूटेन। यहां पर क्या हो जाएगा, नंबरिंग तो आप इधर से ही करेंगे 1 2 3 1-क्लोरो-2-मिथाइल दूसरे नंबर पर मिथाइल है प्रोपेन, तो इसके दोनों के नाम हो। अब स्थान समावयवता को हम कैसे समझें, इसमें क्या होगा जो Cl की पोजीशन है, यहाँ पे तो Cl की पोजीशन चेंज नहीं हुई लेकिन यहाँ पे Cl की पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी हेलोजन एटम की पोजीशन चेंज हो जाएगी कंपाउंड में। तो लेकिन उसका फार्मूला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ भी वही है, देखिए आप 4 C है और 1 Cl है। तो यहाँ पर Cl यहाँ लगा हुआ है एक नंबर पे, 1-क्लोरोब्यूटेन नाम है इसका, और यहाँ पे लग गया दूसरे नंबर पे, इसका नाम हो गया 2-क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो फंक्शनल ग्रुप है या क्रियात्मक समूह है या हेलोजन एटम है, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन एटम लिया हुआ है हमने क्रियात्मक समूह की जगह, तो यहाँ पर जो हेलोजन एटम है यानी Cl इसकी पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं तो पहले नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे हम काउंटिंग इधर से करेंगे तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, यदि यहाँ भी लगा देते तो अभी दूसरे नंबर पे आता। तो ये आप समझ रहे होंगे जो हेलोजन एटम की चेन में, हेलोजन एटम की कंपाउंड में पोजीशन बदल रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्थान समावयवता। तो ये दो टाइप की समावयवता, तो ये दोनों समावयवता हेलो एल्केन्स में पाई जाती हैं। लेकिन 3 प्रकार की समावयवता और होती हैं, इनको भी हमें मालूम होना चाहिए। ये हमें हमारी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। एटलीस्ट फिलहाल आपको इनके नाम याद होने चाहिए और इनको पढ़ लेंगे 11th वाले कोर्स में से, आगे कहीं आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा वहीं पर। अब इसमें एक जो आइसोमेरिज्म है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ ही होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन हेलो एल्केन्स में केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता। तो हम यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को देखें, प्रकाशिक समावयवता जैसा लिखा हुआ है, ये क्यों होती है, ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एक असममिति कार्बन परमाणु के यहाँ होगा वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। और असममिति कार्बन परमाणु का मतलब ये है कि इस कार्बन की 4 संयुक्ता होती हैं, तो चारों की चारों इसकी जो वैलेंसीज हैं, चारों वैलेंसी अलग अलग A, C, B, D आप देख रहे हैं, चारों अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं या एल्काइल ग्रुप है, चारों जो वैलेंसी हैं अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह से संतुष्ट होनी चाहिए। तो ये जो कार्बन एटम जो बीच में है ये कार्बन एटम कहलाता है असममिति कार्बन एटम। इस असममिति कार्बन एटम की वजह से असममिति कार्बन परमाणु
इस असममिति कार्बन परमाणु की वजह से यौगिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, इसको डी फॉर्म बोला हमने, तो ये डी फॉर्म है, ये एल फॉर्म है, जो यानी दो प्रकार के हो गए, यानी फर्दर ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ये भी दो प्रकार के होंगे, एक को डी फॉर्म कहेंगे, एक को एल फॉर्म, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी, और ये बीच में हमने मिरर लगा दिया है। तो इसके जो आइसोमर्स है दो टाइप के हो जाते हैं, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लीवोरोटेटरी। क्या मतलब होता है इसका, थोड़ा सा आइडिया दूं आपको। जब कोई यौगिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को बाईं ओर घुमा देता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दाईं ओर घुमा देता है लीवोरोटेटरी। इसको हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, बस हमें ये पता रहना चाहिए कि इसमें प्रकाशिक समरूपता पाई जाती है। और नेक्स्ट इसी टाइप की समरूपता होती है, थोड़ा इससे हटके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, रिवीजन के लिए बता रहे हैं, पहले पढ़ा चुके इसको। सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब सेम टाइप के फंक्शन ग्रुप एक साइड में लगे हो, नजदीक नजदीक हो, तो उसे कहते हैं सिस फॉर्म, ए एक जैसे, बी बी एक जैसे। और जब सेम टाइप के फंक्शन ग्रुप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड ही होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ दिखाया। शॉर्ट में जब आगे जब कभी ये आएंगे तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर देंगे। अब ये देखें, यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे, C3H7X, ये पूछ लेता है एक नंबर में कभी कभी इसके कितने आइसोमर होंगे। मान लो यहाँ पर X की जगह उसने Cl Br I, इसमें से कुछ भी लगा सकता है X की जगह, और कह देगा इसके कितने आइसोमर होंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। C3H7X, Cl लगा दी, 2 आइसोमर। C4H9X, इसका भी हमने करके दिखाया था पूरा एग्जाम्पल, 4 आइसोमर होंगे। C5H11X, इसके होंगे 8 आइसोमर्स। तो इसको एक समरी शॉर्ट में हमने आपको इसे करा दिया, इसको आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट टेंस में मैं आपको बताऊंगा IUPAC नोमेनक्लेचर, क्योंकि शायद आप लोग इसको भूल चुके हैं काफी हद तक। इसको जो हेलो एल्केन्स जो कंपाउंड्स हैं, उनको हम IUPAC के द्वारा किस तरीके से उनका नामकरण करते हैं, इस पर हम गौर करेंगे। थैंक्स।